ठीक है, तो हम डायरेक्ट उस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करा था कल, और डायरेक्ट हम स्क्रीन शेयर करते हैं और 2025 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं और क्वेश्चन जो भी डाउट्स होगा वो एंड ऑफ द सेशन होगा, और मैं बोलूंगा और आप लोग सुनोगे। 21 तक हो चुका था। और हिंदी मीडियम वाले हिंदी पेपर ले लेंगे क्योंकि साथ में दो नहीं ओपन हो रहा है। और 21 तक हो गया था यहाँ तक। यहाँ वर्मिंग तक हम लोगों ने कर लिया था। कौन है? किसी का भी क्वेश्चंस इंटरटेन नहीं किया जाएगा। माइक ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑन करना है तो वीडियो ऑन कर लीजिए। हम बोलेंगे, आप लोग सुनेंगे और क्वेश्चन नोट करके रखेंगे जिसमें प्रॉब्लम है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप हमें क्वेश्चन नंबर बताएंगे और बताएंगी, और उस क्वेश्चन पे जाके उस क्वेश्चन में जो भी डाउट्स होगा उसको एड्रेस किया जाएगा। तो माइक ऑन करने का कोई भी जरूरत नहीं है। किसी का भी माइक ऑन होगा उनको रिमूव कर दिया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे हम लोग देखे थे, वर्मिंग वाला। जैसे उसके बाद ये क्वेश्चन आता है। माइक ऑन हुआ, रिमूव कर देंगे हम, क्योंकि जेन्युइन एस्पिरेंट जिसका टाइम का अहमियत है उनको प्रॉब्लम हो रहा है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, सिकाडा या किकाडा जो भी आप इसको बोलना है, फ्रॉग होपर कॉन स्कैटर। ठीक है, तो ये तीन वर्ड, ऑर्गेनिज्म का वर्ड दिया हुआ, और वो पूछ रहा है कि बर्ड, फिश, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स। हम लोग पहले भी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, और उसमें एक महसीर फिश का नाम पूछा था कि ये कौन सा है। ठीक है, तो बर्ड था, फिश था, तो उस समय हम लोग आंसर फिश करे थे। ये ट्रेंड मैंने देखा है। ये ट्रेंड मैंने देखा है पास्ट ईयर एनालिसिस करने में। किसका माइक ऑन है? आर के। आर के बोलने की जरूरत नहीं है, आप माइक ऑन करिए या आप लीव कर जाइए। संध्या, माइक ऑफ करिए या लीव कर जाइए। हम लोगों ने जब मैंने एनालाइज करा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो हमने ये एनालाइज करा, दो चीज यहाँ पे नोट करने का है। एक तो बुद्धिज्म, अगर पिछले बार बुद्धिज्म पूछा 2024 में क्वेश्चन रिलेटेड टू बुद्धिज्म, तो नेक्स्ट ईयर जैनिज्म से पूछ लिया गया। ठीक है, तो हमें अगर कोई भी आइडिया नहीं है, और 2024 का क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमने देखा कि 2024 में बुद्धिज्म पूछा गया, और इस बार जो क्वेश्चन है उसमें जैनिज्म भी ऑप्शन है। तो हम लोग प्रायोरिटी से, अटेम्प्ट कम है, अटेम्प्ट बढ़ाना है, तो हमें लॉजिकल वे में अटेम्प्ट लेना है, तो हम उस स्थिति में जैनिज्म को टिक करके निकल जाएंगे। इसी तरह इस तरह का क्वेश्चन 3 सालों से लगातार यूपीएससी पूछ रहा है। कभी बर्ड्स आंसर हो रहा है, फिश आंसर हो रहा है। अगर हम अगर 2025 में दे रहे हैं और ये क्वेश्चंस आ जाए तो हम इंसेक्ट मार के चले जाएंगे। लेकिन ये 2024 का ऑलरेडी डील कर रहे हैं। अगर 25 मई को ये क्वेश्चंस फिर से आ जाए तो हम उसके आंसर रिप्लाई मार के चले जाएंगे। यहाँ पे ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने ऑब्जर्व करा वो मैंने बताया। मैसीर ऑलरेडी पूछ चुका है, जो कि उसका आंसर फिश था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वर्ड्स को थोड़ा सा अच्छे से देखना है, और ये फ्रॉग होपर जो है ना, यही हमें थोड़ा सा ये हिंट्स दे रहा है यहाँ पे। फ्रॉग होपर, इससे कनेक्ट कर सकते हैं ग्रास होपर से। ग्रास होपर क्या होता है? इंसेक्ट होता है। हाँ, बोलना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, रिप्लाई भी नहीं करना है। आंसर सी, इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करके रखिए, लास्ट में हम लेंगे। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन के बाद 22 में चलते हैं। ये स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैनी च्यूइंग गम्स, जो च्यूइंग गम हम लोग चबाते हैं, आप भी चबाती होंगी, मैनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट्स आर कंसीडर्ड ए सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। डेफिनेटली खा के फेंक देते हैं इधर, मतलब उसको डिग्रेड होने में काफी समय लगता है। तो ये जो बात बोल रहा है कॉमन सेंस से मैच करता है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? मैनी च्युइंग गम च्युइंग गम्स कंटेन्स प्लास्टिक एज ए गम बेस। तो प्लास्टिक होगा डेफिनेटली, किसी भी चीज में प्लास्टिक इन्वॉल्व है उसके मेकिंग में, तो इन्वायरमेंटल के लिए वो तो सस्टेनेबल है नहीं। दोनों सिंक है, दोनों हाँ। अच्छी बातें कर रहा है, और दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, तो इस स्थिति में कोई भी हमें एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं मिला।
नोट डाउन करते चलिएगा, कोई प्रॉब्लम हुआ लास्ट में लेंगे। जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है वो पीछे रह जा रहे हैं। एक्सट्रीम वर्ड्स, एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं मिला, कोई भी हाइपर सेंटेंस नहीं मिला, एबनॉर्मेलिटीज नहीं मिली। और मैं भी काफी थक जा रहा हूँ, मैं भी एकदम स्ट्रेच हो जा रहा हूँ इन सब चीजों में। एक्सट्रीम हाइपर वर्ड्स, एबनॉर्मेलिटीज, सिंपल जनरलिस्टिक इन नेचर है, सब्सक्राइब्स टू माई लॉजिकल रीजनिंग, कंसीडर बोथ द स्टेटमेंट्स एज करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा बताइए? वन सर। वन। और एक्सप्लेन भी करता है, स्टेटमेंट टू जो है स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन भी करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं 24 पर। 24 पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन को जस्ट जैसे देखा, सबसे पहले क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद जस्ट ऑप्शंस के पैटर्न को भी देखा। ऑप्शंस यानी क्वेश्चन सेटर खुद बोल रहा है कि मेरे प्यारे भाई और बहन, तीन स्टेटमेंट्स हमने दिए हैं, तीनों सही नहीं है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द सस्पेक्ट। सस्पेक्ट को फाइंड आउट करना है। ठीक है। किसी भी स्टेटमेंट में तीन चॉइस नहीं है हमारे पास, वन टू थ्री, तीन में से एक गलत है। हमें अब इस इस साइकोलॉजिकल माइंडसेट के साथ आगे पढ़ना होगा क्वेश्चंस को, और जो भी चीजें हमने बताई हैं उसको दिमाग में रखना होगा कि एटलीस्ट दो तो गलत है, और मैक्सिमम दो गलत है, और मिनिमम एक गलत है, जो ऑप्शंस को देख के हमें पता चल रहा है। अगर सी और डी में से कोई एक आंसर हुआ तो एक गलत है, अगर ए और बी में से हमारा आंसर हुआ तो मैक्सिमम दो गलत है। जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमारा माइंडसेट वैसा ही होना चाहिए कि कम से कम एक तो है, देयर इज नो डिनायबल, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात पे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये बोल रहा है स्टेटमेंट वन, बोल रहा है इट इज वन ऑफ द एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। हम लोगों ने ऑलरेडी काफी अच्छे से पढ़ रखा है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन आए तो हमें ये समझ लेना है कि वो ज्यादातर समय गलत होता है, एंड दैट विल बिकम द सस्पेक्ट। ठीक है, हम इसको इलिमिनेट नहीं करते हैं, बट वी कैन पुट इट ऑन होल्ड, होल्ड पे रखेंगे। रेड फ्लैग यहाँ पे हमें मिल चुका है, इसको हम इलिमिनेट कर देंगे। अब दो स्टेटमेंट बच गया है, दोनों को पढ़ लेते हैं। फिर अगला बोल रहा है कि वर्ल्ड टॉयलेट समिट्स, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन है तो डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेगा, रीच आउट करेगा, टारगेट पॉपुलेशन को करेगा। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। सब्सक्राइब्स टू माई लॉजिक। इंस्पायर एक्शन, और इंस्पायर एक्शन भी करेगा कि लोग उस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करें, टू टेकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। ठीक है, तो वर्ल्ड टॉयलेट ओपन डिफेकेशन लोग करने जाते हैं जिससे बहुत सारे नुकसान होता है। तो ये स्टेटमेंट्स हमें जनरलिस्टिक, जनरल इन नेचर, एंड देयर इज नो एक्सट्रीम वर्ड्स, कोई भी यहाँ पे ऐसा मैनिपुलेटिव और फैब्रिकेटेड सेंटेंसेस, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं लग रहा है, ना ही ऐसा कुछ निगेटिव वर्ड्स का यूज किया गया है। तो इसको थोड़ा सा सही मान लेंगे, अभी भी मैं जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ। द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। अब यहाँ पे एक चीज मेरे दिमाग में ये आया कि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, फंड। ठीक है, फंड टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज, टू इन द ओपन डिफिकेशन। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि अगर हम ये करें कि यहाँ पे एक फंड है, फंड थोड़ा सा रिलीज करना यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि टू तो हमने सही करा, और दोनों को हम वन एंड थर्ड को होल्ड पे रखेंगे। वन और थ्री में से अगर हम इलिमिनेट करना चाहें तो सबसे पहले वन को इलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हमने पिछले काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, इलिमिनेशन टेक्निक में हमने बात करा है कि ये ज्यादातर टाइम गलत होता है। जहां जहां पे वन है उसको इलिमिनेट कर दिए तो एक ही ऑप्शन इलिमिनेट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हम उसको भी इलिमिनेट करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंड्स है। ठीक है, क्योंकि टू टू एंड थ्री यहाँ पे है जो कि हमें चाहिए। ठीक है, टू और थ्री चाहिए, और टू को हमने सही करा है तो यहाँ पे टू स्टैंड अलोन है, और यहाँ पे टू थ्री है। तो थ्री थ्री को लेके साथ में नहीं जा सकते हैं अकेले, क्योंकि हमने टू को ऑलरेडी टिक करके रखा हुआ है कि ये जनरलिस्टिक इन नेचर है। ठीक है, तो दो के साथ ही जाएगा तीन। ठीक है, दो अकेले भी जा सकता है, और दो के साथ तीन को भी हम बोलेंगे साथ में चले जाओ।
तीन अकेले नहीं जाएगा, इसलिए मैंने इसको इलिमिनेट करा। और इसको इलिमिनेट इसलिए करा था कि ये यूनाइटेड नेशन है, बहुत बार 95% ऑफ द टाइम ये गलत होता है, तो इसको वन था इस चॉइस में, इसलिए इसको इलिमिनेट करा। हमारे पास ऑप्शंस बच जाते हैं ए एंड डी। तो आप 50-50 पे बिना लॉजिक बिना नॉलेज के थोड़ा सा लॉजिक यूज करके यहाँ तक पहुंच गए। 50 किसी को भी टिक करोगे आपका आंसर, तो यूपीएससी का आंसर है वो ए और डी है, ठीक है। बट द करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। करेक्ट आंसर ए है, यहाँ पे इसको आप हटा सकते थे फंड पर। मैं जबरदस्ती का नहीं आप पे थोप रहा हूँ, जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप यहाँ पे दो ऑप्शन को इलिमिनेट कर लिए और आपको मैं 50-50 पे पहुंचा दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सस्पेक्ट के रूप में फंड्स फंड्स रिलीज, तो आप क्या कर सकते थे, ऑप्शन ए के साथ जा सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 25th में। 25th में क्या है कि लायंस, अगेन ये तीन स्टेटमेंट्स हैं। लायन डू नॉट हैव ए पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ठीक है, हमें पता नहीं है, हो सकता है। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीता डू नॉट रोय, मतलब अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, मतलब जो बड़े कैट्स फैमिली में होते हैं जैसे लायन, टाइगर, ये सब, तेंदुआ, चीता डू नॉट रोयर, वो मतलब रोर मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, दहाड़ना, ठीक है, वो नहीं दहाड़ता है। अनलाइक मैल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सिंग मैकिंग, मतलब ऐसे हमने बचपन में भी पढ़ा है, आप लोगों को भी पढ़ा होगा कि जो लायंस वगैरह बिग कैट्स होते हैं वो बहुत मतलब बहुत दूर से वो स्मेल करके अपनी टेरिटरी और अ, उसको एक वर्ड यूज करते हैं, बताइए, कोई माइक ऑन करके एक वर्ड यूज करते हैं जो उनकी टेरिटरी को दिखाता है। जस्ट मैं मिस कर रहा हूँ, मैं नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे इसको देखा था, तो वो छोड़ देते हैं उसको। ये बोले कि स्मेल करके वो अपने रिलेटिव्स, अपने टेरिटरी टेरिटरी मार्क करते हैं सर। में, एक वर्ड है पैराडी ऐसे करके कुछ है, ठीक है। सेंट मैकिंग, तो वो टेरिटरी अपना डिमार्केट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये बोल रहा है हिंदी में कुछ वो सब नहीं। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज देखना है कि अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीता डू नॉट रोर, ठीक है। यहाँ पे तीसरा में बोल रहा है अनलाइक मेल लायंस मेल लियोपार्ड्स, यहाँ पे बिग कैट्स को चीता से कंप्रोमाइज करा, यहाँ पे लायंस को मेल लियोपार्ड से कंपेयर कर रहा है। एंड प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सिंक मेकिंग, ठीक है, यानी स्मेल करके वही टेरिटरी डिमार्केट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि एक को हम लोग छोड़ देते हैं अभी, और यहाँ पे सिमिलर स्टेटमेंट ट्रैप होना है। सिमिलर स्टेटमेंट ट्रैप, ठीक है। लाइक यहाँ पे मोस्ट अब ये डिसाइड करना है कि दो एंड टू एंड थ्री, स्टेटमेंट टू एंड थ्री साथ में नहीं जा सकता है। टू एंड थ्री जहां जहां पे होगा उसको एलिमिनेट कर दिए। अब क्या हमें सर डिसाइड करना क्लास चल है। रही है, नेट सुना रहा है हमारा हम तो। चप्पल कहाँ पे कूलर बंद करता है। अमरनाथ आपको भी रिमूव कर दे, मुस्कान तो मैं आपको भी रिमूव कर दे, ये लोग सो जाते हैं। अमरनाथ माइक ऑफ करिए। तो यहाँ पे क्या करना है, टू एंड थ्री सिमिलर स्टेटमेंट ट्रैप या मिररिंग वाला, ठीक है। अब साहिल को प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पे सिमिलर स्टेटमेंट ट्रैप समझ में आ रहा है। अब हमको टू और थ्री साथ में नहीं चाहिए, जहां जहां पे टू एंड थ्री साथ में नहीं है वही हमारा ऑप्शन होगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे है, ऑप्शन ए है। ए को मैंने उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया था, और ये तो सही है, अब इस पे डिस्कस नहीं करना है। अब यहाँ पे देखना है कि हम लोग स्पेसिफिक चीजों को इलिमिनेट करते हैं और ब्रॉड चीजों को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे बिग कैट्स इज ए ब्रॉडर टर्म है, बहुत सारे इसमें चीता भी आ जाएगा,
पैंथेरा भी आ जाएगा, फिर उसके बाद लायन भी आ जाएगा, और भी 4 फैमिली होता है, तो ये आ जाएंगे। बट इन स्टेटमेंट थ्री यहाँ पे एक वर्ड है मेल लेबर्स, जो कि स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक वाले को इलिमिनेट करेंगे और जनरल वाले को साथ में रखेंगे, और हमारा आंसर ए है। चलिए आगे, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। और पीडीएफ में ये मिल जाएगा स्क्रीनशॉट। हाथ इस पे क्यों मेहनत करना है, कल भेज दिया था ना पीडीएफ। इसको भी एज इट इज जैसे यूज हो रहा है, इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा। फिल करके आराम से बैठ के पानी का बोतल लेके, चाय मैगी कॉफी लेके बैठ के आराम से देखिए। फिर नहीं देखना है, चले जाइए यूट्यूब पे डाल देंगे, वहां पे आराम से देख लेना। ये क्वेश्चन देखने में कितना हार्ड लग रहा है, ठीक है। मतलब इसको देख के लोग छोड़ देंगे, बट इसको कैसे इसको सॉल्व करना है वो देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट, बोल रहा है करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। ठीक है, 100 मिलियन फार्मर के बारे में पूछा गया है। फिर हम लोग देखते हैं, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सलेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड। ठीक है, इट इज एन, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नोट करके रखिए। इट इज एन इंटरनेशनल अलायंस, इट इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म फुल्ली इंटीग्रेटेड। इसको पढ़ के मीनिंग आप लोग समझते रहिएगा। इट इज ए प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ, ठीक है। यहाँ पे इस स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी को इलिमिनेट कर देंगे। जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन को जैसे हम लोगों ने सॉल्व करा था, सिमिलर स्टेटमेंट ट्रैप या मिररिंग, इसको मिररिंग टेक्निक भी बोलो आप। मैंने ये चीज सीखा यूट्यूब से, ये नया वर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे अभी देख रहे थे अनलाइक में, अनलाइक दो जगह यूज था। ठीक है, उसमें से स्टेटमेंट 2 एंड 3, और उसमें से एक को हमने साथ में रखे और दूसरे को एलिमिनेट करें। इट इज ए प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ समथिंग समथिंग होगा। इट इज ए प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड ऑल। हमें क्या करना है कि अब हम इन दोनों को पढ़ लेंगे। हमने डिसाइड कर लिया है कि ये दोनों में से हमारा एक आंसर चॉइस है, दोनों को पढ़ लेंगे। जो हमारे लॉजिक को सब्सक्राइब करेगा वही हमारा आंसर होगा। पढ़ के देख लेते हैं। इट इज ए प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो कार्बन। ये बोल रहा है कि ऐसे फूड और वाटर सिस्टम की तरफ हमें जाना है जो नेट जीरो कार्बन हो। जैसे मान लो हम कहीं फार्मिंग कर रहे हैं, तो उससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड या हार्मफुल गैसेस इमिट ना हो, नेट जीरो। या जितना जितना इमिट करे हम उतने को कैप्चर करके न्यूट्रलाइज कर दे। नेचर पॉजिटिव हो, एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। और वो फार्मर के रेजिलियंस को, जैसे ड्राउट रेसिस्टेंट हो, ठीक है, फ्लड रेसिस्टेंट हो, पेस्ट रेसिस्टेंट हो, ऐसी चीजों या टेक्नोलॉजी को डेवलप हम लोग करें, या ऐसे प्रैक्टिसेस को हम लोग फॉलो करें। ये बोल रहा है। ये मुझे काफी अच्छा लगा, अच्छी बात हो रही है। और ये 100 मिलियन फार्मर एक तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, या एनजीओ होगा, या सिंडिकेट्स होगा, कुछ भी हो सकता है। इट इज ए प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ इंकरेजिंग फार्मर्स टू फॉर्म फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये बोल रहा है ये प्लेटफॉर्म है, और मिशन ऑफ इंकरेजिंग द फार्मर्स, फार्मर्स को प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, टू फॉर्म एफपीओ। एफपीओ तो ऑलरेडी हमारे पास है। एंड एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, एग्री बिजनेस कंसोर्टियम भी हमारे पास है। ई नाम, ई गवर्नमेंट पोर्टल वगैरह। दस फैसिलिटेटिंग द एक्सेस टू ग्लोबल ओपन मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। और ग्लोबल ओपन मार्केट करना है। अब ये बताइए, आप जिस हाल में अभी जी रहे हो और जिस टाइम पे जी रहे हो, ये करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये चीज करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सस्टेनेबल फार्मिंग करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हमें 100 मिलियन फार्मर्स का कुछ भी दाएं बाएं कुछ भी अता पता नहीं है। वी डोंट नो एनीथिंग, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, द लॉजिक सेज दैट फार्मर increase farmer resiliency, producing sustainable practice, nature positive, net zero carbon। ये सब अच्छे अच्छे वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए। नेचर पॉजिटिव एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस, transition towards food and water system. Obviously, the answer is A. ए सर ए। बहुत अच्छा, आप बंद कर लो माइक।
बस इतना ही तो समझना है और आंसर करके आना है। एग्जाम दे रहे हो? 27। कल वाले सेशन में जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था, तो किसी ने ऑब्जेक्ट करा था कि ये ज्योग्राफी का है, साइंस एंड टेक करनी है, तो वही क्वेश्चन, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, जस्ट रिमाइंड कराने के लिए। साइंस एंड टेक, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इस तरह के, इस सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन रहेगा, ये साइंस एंड टेक का भी चल रहा है, ये प्योरली साइंस एंड टेक का है। कीवर्ड्स और स्टेटमेंट्स की बात हमने करी थी। यहाँ पे कीवर्ड्स है: बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर्स, फ्यूल सेल, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट्स। पूछ रहा है कि विच ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। कुछ भी नहीं करना है, टिक ऑल एंड मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए। अगर यही स्टेटमेंट में रहता हमारा, ठीक है, अगर इसी को अगर स्टेटमेंट में बढ़ा के दिया रहता, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन फैक्टर के पास स्कोप ज्यादा होता, प्लेस ज्यादा होता, वहां पे मिसप्लेस कर देता, सम लगाता, कैन लगाता, कैन नॉट लगाता, डज नॉट लगाता, कुछ भी लगाता, वहां पे स्कोप ज्यादा थे। इन सब ऑप्शंस में, साइंस इनटेक में, हमें ऑल ऑफ द अबव टिक करना है, ऑल ऑफ द अबव टिक करना है। लेकिन जहां पे स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब सेंटेंस बेस्ड स्टेटमेंट आ जाएगा, जो एक स्टेटमेंट का हो, एक सेंटेंस का स्टेटमेंट हो, वहां पे मेरे पास एक क्वेश्चन सेटर के पास ज्यादा स्कोप होता है मैनिपुलेट करने का, फैब्रिकेट करने का। तो इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू रीड द ऑल स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू find out the find out the extreme words, हाँ illogical दौड़ है। statements and all। वो नहीं है, नल्ला गोंडा प्रशांत था, प्लीज माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए। लोग यूट्यूब पे देखेंगे। चलिए, वन फोर, ठीक है, समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। इतना तो होना चाहिए ना यार, इतना तो होना चाहिए, बताओ। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। 29, 27 के बाद 29। 29, यहाँ पे वही सिंपल एक वर्ड का आया, सिंपल वर्ड में आया बटरफ्लाई, फिग, फ्रॉक्स। हाउ मेनी ऑफ द above have poisonous species among them? मैं जानते हो क्यों लाइव सेशन लेता हूँ। मुझे लोगों ने मना करा कि आप लाइव सेशंस मत लो, क्योंकि आप 30 सेशंस ले रहे हो, और एक एक घंटे का, सवा सवा घंटे का आपका सेशंस रहता है, और 40 लोग देखते हैं, 30 लोग देखते हैं, यानी क्यूमुलेटिव वो 30 आवर्स जनरेट हमारा होता है। अगर हम लाइव टेलीकास्ट करें यूट्यूब पे, तो हमारा वो 30 घंटे मेरे अकाउंट में आएगा और मेरा चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हम लाइव वीडियो यूट्यूब पे करते हैं, तो ये जिस तरीके से मैं अब लिख पा रहा हूँ ये फ्लो में, ये मैं नहीं लिख पाऊंगा। फिर वहां पे पेन टैप के थ्रू ऐसे ऐसे करके, गलत है सही है ऐसे करके, तो आपको, हाँ, आपको मतलब मुझे डिलीवर करने में भी प्रॉब्लम होगा, आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आके करता हूँ, फिर रिकॉर्ड करता हूँ, फिर यूट्यूब पे करता हूँ, समझ रहे हो। लेकिन आप लोगों को कुछ भी अकल नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है कि थोड़ा सा डिसेंसी करें। और चलिए, लड़कियां भी यहाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके घर वाले भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे साथ में। Если рядом супостат, молнии швырни разряд. देख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। चलिए सर आगे सिर्फ चलिए, मेन वाले चलिए। ग्रुप पे बस डाला करिए सर। ओके ओके, तो चलिए, बटर बटरफ्लाईज, या इसमें एक सिस्टम होता है होस्ट का, तो वो होस्ट ले लिया था, चलो ओके। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं, और कल से हम लोग इसको डिस्ट्रिक्ट करेंगे, और इसको पेड में डालेंगे, पैसे दे के आएंगे तो समझेंगे इम्पोर्टेंस। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉक्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव। हाँ, और लड़कियों से ये भी कहना है कि लड़के ग्रुप में आते हैं टाइम पास करने के लिए भी आते हैं। कोई भी लड़का आपको कोई भी मैसेज करता है, हाय हेलो हाउ आर यू मैम, व्हाट आर यू डूइंग, तुरंत हमें रिपोर्ट करिए, ठीक है, ब्लॉक करेंगे और ऑनलाइन एफआईआर करेंगे। सिलेक्शन हो भी जाता है यूपीएससी में, रैंक भी आ जाता है, तो इंक्वायरी होगी,
his candidature will be rejected. सिमिलर स्टेटमेंट्स और मिररिंग टेक्निक हम लोग वहां पे देख चुके थे। यहाँ पे देखते हैं बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग्स। ये पूछ रहा है कि एबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम। ठीक है, पॉइजनस स्पीसीज, सिंपल सा ये है कि हमने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करा है। बटरफ्लाइज की थाउजेंड्स और लैक्स में मतलब वो प्रजातियां होती हैं। फिश पूरा समुद्र देख रहे हो, 7 ओशियन है, इतना कितना फिश होगा। ठीक है, फ्रॉग्स को हमें मालूम है कि ये मतलब पॉइजनस होता है। फिश भी पॉइजनस होता है। गांव में जब मैं गया था तो वहां पे एक फिश होती है जो काट लेने के बाद बुखार वगैरह भी हो जाता है। ठीक है, तो फिश भी पॉइजनस होती है। बटरफ्लाई तो इतना लाखों और करोड़ों में प्रजातियां होंगी। ठीक है, तो वहां पे होगा। तो 1 2 3 आंसर हमारा क्या होगा? सबसे पहले तो इसको एलिमिनेट करो। 3 है तो 3 में से 2 सही होगा। ठीक है, 1 को भी एलिमिनेट करो और लास्ट में क्या करके जाओगे? सी करके जाएंगे। ठीक है, चलिए 29 हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 34। ठीक है, और ऐसे ऐसे लड़के का होने का भी जरूरत है ना। कोचिंग इंडस्ट्री चलेगी कैसे? नहीं चलेगी, चलेगी तो तब तो सारा चीज होगा ना। तो कंसिडर द फ्लोइंग एक्टिविटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट, एयरपोर्ट्स पर और एयरक्राफ्ट के अंदर। मॉनिटरिंग प्रेसिपिटेशन, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये 3 चीज बताया और पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन द रडार्स बी यूज्ड। 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट में से 2 सही होता है। एक नन है, तो नन दे दिया यूपीएससी तो काफी खुश होने का, उसको सबसे पहले एलिमिनेट करने का। यहाँ पे 2 हमने देखा है, 2 को सबसे पहले एलिमिनेट करने का। पढ़ लिया हमने, गलती करा, पढ़ने से पहले ये ऑपरेशन करना चाहिए था, मैंने पढ़ के करा। अब पहले अगले बार क्वेश्चन आएगा तो बिना पढ़े करेंगे। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट करा। फिर उसके बाद दिमाग लगाएंगे। ये बोल रहा है कि रडार का यूज करना है। ठीक है, रडार का इन तीनों जगह में से कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? रडार क्या काम करता है? रडार जैसे अभी इंडिया पाक में अभी युद्ध हो रहा था, तो रडार का क्या काम है? कि फ्लाइट्स आ रही है तो उसको डिटेक्ट करना और बताना कि ये इन्वेजिव फ्लाइट है या हमारे टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को मतलब आ रहा है, अंदर आ रहा है, उसको ब्रीच कर रहा है। ठीक है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे है। ठीक है, और फिर एयरक्राफ्ट के अंदर बैठ गया, तो उसके अंदर कैसे रडार का यूज करोगे? वहां तो स्कैनर वगैरह का यूज होता है। मेट्रो में हम लोग जाते हैं जब प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म जब स्टेशन प्लेटफॉर्म पे इन करते हैं स्टेशन के मेन गेट से, तो वो तो स्कैनर यूज करता है। रडार का यूज क्या है? रडार का यूज होगा मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्योंकि आसमान वाला काम करना है, स्काई वाला। तो प्रेसिपिटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो रडार बता सकता है कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, अगर मान लो वेस्टर्न सहारा में या अमेजन में या इंडियन के वेस्टर्न घाट्स में अगर हम रडार कॉलर वाला चीज पहना दें एनिमल्स को, तो या ऊपर से सेटेलाइट से रडार से हम यूएवी लगा के, अनमैन एरियल व्हीकल से ये सब चीजें लगा के हम लोग फोटो वगैरह देख सकते हैं, मूवमेंट वगैरह ट्रैक कर सकते हैं। ये 2 काम तो पॉसिबिलिटीज दिखाती है कि रडार से कर लेंगे, लेकिन हम डोज लिए हैं, सब सब मान लेते हैं हम नारकोटिक्स का डोज लिए, हम एयरपोर्ट में जाके और प्लेन को बोर्ड कर चुके हैं अंदर में, तो रडार मेरा क्या करेगा कि मैं ड्रग्स लिया हूँ कि नहीं लिया हूँ, या मेरा बगल वाला लिया है कि नहीं लिया है? ये एब्सर्ड स्टेटमेंट है, बस यही समझना है, कॉमन सेंस है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 सही, 1 गलत। कॉमन सेंस है। अभी 2 4 क्वेश्चंस और आएंगे, वहां पे नॉलेज का कोई काम नहीं है, कॉमन सेंस का काम है। चलिए 34 के बाद क्या करना है? 34 के बाद 36। कोई भी लड़के लड़कियों को मैसेज करता है कुछ भी, स्क्रीनशॉट मुझे मैसेज करिए, तुरंत ब्लॉक होगा, ग्रुप से निकाला जाएगा, ऑनलाइन एफआईआर। क्योंकि जो भी लड़के आते हैं सबसे पहले हम उनसे 3 4 डिटेल्स लेते हैं, उसके बाद ही अप्रूव करते हैं। उनका सारा डिटेल्स हमारे पास रिकॉर्डेड है।
नेवी है तो टेक्नोलॉजी कितना डेवलप्ड है, एक नंबर से आधार कार्ड लिंक्ड होता है, एक नंबर से इंफॉर्मेशन आ जाता है, सारा चीज ट्रैक हो जाएगा। आईएएस भी बन जाएगा तो वो नहीं बन पाएगा। 36। 36 का डी, यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर हाइड्रोजल, हाइड्रोजेल्स यूज। हम लोग इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक में भी देख चुके हैं। ये बोल रहा है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, पेशेंट्स में ड्रग डिलीवरी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ज्यादा डोज देना हो तो ज्यादा कर सकते हैं, नॉर्मल डोज देना हो तो नॉर्मल कर सकते हैं। मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी हाइड्रोजेल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, कहीं भी एब्सर्डिटी नजर नहीं आई, कहीं भी एक्सट्रीमिटीज नजर नहीं आई, और हम साइंटिस्ट हैं ही नहीं, स्कॉलर्स हैं नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे नहीं। और वोल्केनिक वाला जो कल क्वेश्चन आया था, हम वोल्केनिक जहाँ इरप्ट हुआ वहां पे जाके मलबा या डेब्रिस लेके आए नहीं और लेबोरेटरी में चेक करा नहीं कि क्या है क्या नहीं है। इन दैट सिनारियो यू हैव टू मार्क ऑल द करेक्ट। यहीं पे अगर लगा देता कैन नॉट, डू नॉट, मोस्ट, ठीक है, निगेट करता, दो स्टेटमेंट को लाता, दो सेंटेंस को लाता, बाद वाला सेंटेंस दूसरे को निगेट करता, कॉम्प्लेक्स बनाता, एंड लगाता, फिर हम वहां पे उसको एलिमिनेट करते। 36 के बाद चलना है हमें 37 पे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप इमिशन। मतलब किसी भी चीज का एग्जॉस्ट पाइप होता है, जैसे बाइक चलाते हो तो उसका एग्जॉस्ट पाइप पीछे होता है, कार के पीछे होता है, हेलीकॉप्टर का भी होता है, एरोप्लेन का भी पीछे होता है एग्जॉस्ट पाइप, जहाँ से इमिशंस निकलते हैं। पावर प्लांट का चिमनी से निकलता है। तो ये बोल रहा है कि इमिशंस फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो फ्यूल सेल से चलती है, ठीक है। और ये पहला ऐसा बना था जर्मनी में, ठीक है। पावर्ड बाय हाइड्रोजन, ये पहला जर्मनी में आया था, उस समय न्यूज था, आज से 5 साल पहले। तो ये बोल रहा है कि जो इमिशन निकलती है वो किस क्या निकलती है, बाय प्रोडक्ट्स, मतलब जो इमिशन निकलता है वो क्या निकलता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोनियम, ऑक्सीजन और वाटर वेपर। ये चार ऑप्शन है। मान लो हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया और उसके एग्जॉस्ट, पीछे एग्जॉस्ट पाइप लगा रहता है ना पीछे, सबसे पीछे, उसमें से अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो हम, हमारे ह्यूमैनिटी के लिए, अर्थ के लिए कितना अच्छा रहेगा। दिन भर रात भर गाड़ी ही चला रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, फायदा हो रहा है, फिर अर्थ का हेल्थ भी अच्छा हो रहा है, हमारा भी हेल्थ अच्छा हो रहा है, लोगों का भी हो रहा है, इनडायरेक्टली हम लोगों का हेल्प करें, कितना मतलब ये होता है। समझ रहे हो कितना एब्सर्ड ऑप्शन है ये, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से चला रहे हैं तो हाइड्रोनियम, ये सब बेवकूफ बेवकूफ बनाने के लिए ये, मतलब सिनोनियम टाइप का ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया है, ये वाटर वेपर होगा, ठीक है। हाइड्रोजन और फिर एयर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को बाइंड करते हैं, फिर उसका जो बाय प्रोडक्ट जा इमिशन एग्जॉस्टिव पाइप से निकलता है वो वाटर वेपर होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल है, मतलब कोई हार्मफुल नहीं है। तभी तो हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, फ्यूचर, फ्यूचर फ्यूल। मतलब ये कॉमन सेंस है, बहुत बार हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा आपने कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं या सीएनजी चला रहे हैं, सीएनजी पे रन कर रहे हैं मोटर व्हीकल, या फ्यूल सेल पे चला रहे हैं, या बैटरी पे चला रहे हैं, ठीक है, लिथियम बैटरी पे चला रहे हैं। उसका जो एग्जॉस्ट और इमिशन होगा वो इन्वायरमेंट के लिए खराब नहीं है, मीथेन नहीं आ रहा, अमोनिया रिलीज नहीं हो रहा, मतलब पीएम पार्टिकल्स 2.5 ये सब रिलीज नहीं हो रहा है, तभी तो उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वाटर वेपर होगा, कॉमन सेंस है। आगे चलते हैं 38 पे। Recently, the term pumped storage hydropower is actually appropriately discuss the context of which of the following, ठीक है। which of the following, चलिए। इरिगेशन ऑफ द टेरेस्ट, तो इसमें डायरेक्ट हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमने 2 दिन पहले भी जब सेशन ले रहे थे तो हमने बोला था कि ये वर्ड रिजर्वेयर, वहां पे हमने आपको हिंट्स दिया था, उस समय तक मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था, रिजर्वेयर, डैम, ठीक है। इन सब चीज का पर्पज क्या होता है, प्राइमरी पर्पज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कॉमन सेंस है, कोई पूछ ही दे कि मम्मी, या मम्मी पूछ दे, पापा पूछ दे, भाई पूछ दे कि डैम का एक पर्पज क्या है, सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी,
दूसरा इरिगेशन, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम करेंगे, फिर टाइडल एनर्जी। और तीसरा स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ वाटर करने के लिए तो हम पॉन्ड भी बना सकते हैं, दो मेन चीज है ना, दो कैनल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि पंप्ड भी करेंगे, पंप्ड हो रहा है, इसका मतलब जहां पे हम इसको पंप करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम वाटर यहाँ पे है, काफी नीचे है, और हम इसको पंप करके एक स्टोर करना चाह रहे हैं यहाँ पे। पंप्ड, पंप्ड करा, स्टोरेज करा, फिर उसके बाद हाइड्रो पावर जनरेट हुआ। ठीक है, तो इरिगेशन ऑफ टेरेस्ड क्रॉप फील्ड्स ये आराम से हर निकाल सकते हैं। लिफ्ट इरिगेशन को रखो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत सारा टेक्निक है, अपने छत पे कर लो, ज्यादा आपको कल्याण करना है तो। ठीक है, इतना पानी बह के चला जाता है छत पर से हमारे घरों से, तो वो काम पहले कर लेंगे। ठीक है, सस्ते में भी हो जाएगा। हमारे पास दो ही यहाँ पे अटकने वाला ऑप्शन है, एक तो लिफ्ट इरिगेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, इरिगेशन भी चाहिए। तो यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, हम यहाँ पे फंसेंगे। पहले दो को हम अच्छे से इलिमिनेट कर दें और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इलिमिनेट कर दें। हमारे पास फंसने का रास्ता यहाँ पे दो है, एक तो लिफ्ट इरिगेशन में मान लो, फिर उसके बाद लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज में मान लो। तो इतना मेहनत कर रहे हैं हम, एक तो मानसून, मानसून से भी हमें रेन मिल रहा है। ठीक है, एक तो मानसून से भी हमें रेन मिल रहा है। तो यहाँ पे सीरियल क्रॉप्स की बात कही है, तो सीरियल क्रॉप्स में मतलब हम, मतलब छोटा मोटा अगर बोरिंग भी करवा देते हैं तो उससे भी इरिगेशन कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी स्टोरेज हैज बिकम ए वेरी पॉपुलर, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ पे है कि स्टोरेज और हाइड्रो पावर वर्ड यूज है, तो हम इसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। और फिर उसके बाद हमने ये भी बात बताया था जब हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक पढ़ रहे थे, कि कभी भी ऐसा सिनेरियो हमारे पास आ जाए कि लगातार दो ऑप्शन कंसिक्वेंस, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में हम टकरा गए, जैसे कि यहाँ पे हुआ, बी सी में स्टक कर गए। हम रहते तो हम तो एनर्जी स्टोरेज पे, लेकिन हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि आप भी मेरे साथ फंसे हो इस क्वेश्चन में, तो हमें लेटर वाले को हमेशा प्रेफरेंस देना है। ये तीसरा क्वेश्चन हमें मिला है अभी तक कि हमारा यूपीएससी क्या करता है कि आप इसको यहाँ पे टिक करके नीचे वाले ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान ना देके ऊपर वाले ऑप्शन को टिक करके चले जाओगे। और लिफ्ट इरिगेशन, क्योंकि यहाँ पे पंप्ड स्टोरेज की बात हो रही है, हाइड्रो पावर की, तो डेफिनेटली आपका जो टेम्परेचर जाएगा वो लिफ्ट इरिगेशन वर्ड्स पे जाएगा और इसी को टिक करके जाओगे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम कभी भी स्टक कर जाएं दो कंसिक्वेंसेज ऑप्शन के साथ, तो वी विल प्रीफर द लेटर वन, नॉट द फॉर्मर वन। पहले वाले के साथ नहीं जाएंगे, बाद वाले के साथ जाएंगे। और ऐसे थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस है तो इन तीनों वर्ड से ड्राइव कर सकते हैं। पंप है यानी लो लेवल पे वाटर अवेलेबल है, इसको पंप करके हमें स्टोर करना है, फिर इसको हम रिलीज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टरबाइन लगी रहती है। यहाँ पे हमारे साइड में डैम है, तो हम वहाँ पे जाके काफी अच्छे से वहाँ पे नहाते थे। और यहाँ पे टरबाइन लगी रहती है, लिफ्ट करके यहाँ पे स्टोर किया जाता है, फिर यहाँ पे दरवाजा खोल के फिर पानी को थोड़ा थोड़ा सा खोला जाता है, पानी यहाँ जाती है, टरबाइन, जो भी इंजीनियर होंगे समझते होंगे, ये टरबाइन घूमती है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। हमारा जो परफेक्ट आंसर होगा लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, क्योंकि फिर ये पानी यहाँ जाएगी, फिर पंप करेंगे, फिर यहाँ पे लेके आएंगे। यही प्रोसेस चलता जाएगा और एनर्जी स्टोर होता जाएगा, और सॉरी, स्टोर होता जाएगा वाटर, और एनर्जी जनरेट करते जाएंगे। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज यानी एनर्जी जनरेट, एनर्जी स्टोरेज द सेम थिंग। चलिए आगे चलते हैं 38 पे। 38 हो गया, 39 पे चलते हैं। यहाँ पे टरबाइन लगा रहता है और टरबाइन घूमता है और उससे एनर्जी जनरेट होती है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट। मेम्ब्रेन है तो डायरेक्ट रिवर्स ऑस्मोसिस, हमारे घर में क्या लगा है, आरओ बोलते हैं ना, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, उसमें मेम्ब्रेन वर्ड भी आता है। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, जैसे हमारे स्किन, जैसे हमने बायोलॉजी पढ़ा था, वो ऊपर वाला स्किन हो गया, फिर नीचे वाला व्हाइट सेल हो गया, फिर वो मेम्ब्रेन का काम करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया और एनिमल्स में भी जो स्किन होता है मेम्ब्रेन का काम होता है, पानी को अंदर आता है रोक देता है ऐसे करके। ये क्या करता है, फिल्टर का काम करता है।
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। कॉमन सेंस से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, आम दिनचर्या में आता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 44। 44 किधर गया? ठीक है, ये भी क्वेश्चन कॉमन सेंस का है, पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आइए देखिए, बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ, ओके, मोटर व्हीकल्स, ओके, करेंसी स्वैप, ठीक है। पूछ रहा है कि कंसीडर द विच ऑफ द अबव इज आर कंसीडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है, करेंसी स्वैप, ठीक है। मोटर व्हीकल हमने मान लो एक स्कॉर्पियो खरीदा, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आता है क्या? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, बॉन्ड रहता है यहाँ पे, कुछ ट्रेजरी बॉन्ड्स रहता है या कुछ और अदर चीजें रहती है, डिजिटल करेंसी कुछ भी रहता है, ठीक है। जहां जहां टू है उसको एलिमिनेट करिए, 1 and 3 इज द राइट आंसर। ऐसे भी आप बोलोगे सर 1 को भी कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा 3 है, तो 3 में से 2 को प्रीफर कीजिए, इंक्लूसिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। Yes, sir. आगे है 45। 45 है, सिंपल सा है, हमें नहीं पढ़ना है कुछ भी। 1 2 3 4 काउंट करा, 4 है तो 4 में से 2 सही होगा, ऑल 4 और 3 ऑल 2, आंसर टिक करिए और आगे बढ़िए। अगला है 46। 46, ठीक है। अगेन एग्रीकल्चर, वहां पे एक वर्ड छूट गया, जैसे वहां पे साइंस एंड टेक, फिर से हम लिख दे रहे हैं, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। जबरदस्ती हम नहीं लगा रहे हैं, आप खुद देख रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर, ये तीनों में वो कंडीशन जो फर्स्ट क्वेश्चन पे एक लड़की के साथ डिबेट हुआ था हमारा, वो बोली साइंस इनटेक का, मैंने बोला ज्योग्राफी, या उल्टा सीधा ऐसे जो भी हुआ था वो बोली थी मैंने, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन याद करना है। फिर अभी हमने एक क्वेश्चन अभी बताया था, वो वाला कीवर्ड वाला, और फिर वैसा ही क्वेश्चन ये आ गया। एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस, जैसे मान लो हम लोग वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और वीट काट लिए, तो वो जो नीचे का रूट वाला बच जाता है वो रेजिड्यू हो गया। या ग्रेन साफ वगैरह जो मूवमेंट करते हैं, रिमूव करते हैं, वो रेजिड्यू हो गया। ओन ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, वुड मिल वेस्ट, ठीक है। पूछ रहा है कि विच ऑफ द above can be used as feedstock for producing sustainable aviation fuel। और यहाँ पे एक वर्ड है, कीवर्ड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। यूपीएससी आपको कुछ भी नहीं बोलता है करने के लिए, क्या करोगे? ऑल ऑफ द अबव। यूपीएससी जान रहा है कि आप डी डी टाइप करे हो ना, कि डी करेंगे, लेकिन डी नहीं, ऑल ऑफ द अबव। जान रहा है यूपीएससी आपके माइंडसेट को, देख लिए ना यहाँ पे, गड़बड़ कर दिए डी टाइप करके जल्दी से। विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अगेन फिर से क्वेश्चन आ गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4, एक ऑप्शन की तरह गया। चलिए आगे 47 का, ठीक है। 49, अब अगला क्वेश्चन है, हमें 49 के पास जाना है। 49 के पास जाना है, और विथ रेफरेंस टू रूल और रूल्स इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स, कंसीडर द फॉलोइंग। यानी आरबीआई के पास कुछ रूल है, उसको रिफर करेगा और फॉरेन बैंक को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, रूल इम्पोज करेगा व्हाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स के प्रति रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा ना, कि फॉरेन बैंक्स आएंगे तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या रहेंगे, कितना परसेंट इंडियन का शेयर रहेगा, कितना परसेंट, ये सब तो कॉमन सेंस है, ठीक है। देर इज नो, बोल रहा है कि देर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होनली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। अगेन यहाँ पे आ गया, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड। आपको ऐसा लगता है कि कोई मिनिमम कैपिटल, मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर से हैं, जम्मू कश्मीर बैंक की सीईओ हैं, और हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और तो आप, तो उसका कुछ तो मिनिमम होना चाहिए ना रिक्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा Yes, बोल रहा sir. है कि और ओनली ओन बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया,
बैंकिंग सब्सिडी जो होगी एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन। सही बात कर रहा है। अगर बाहर से मान लो सिटी बैंक शायद, या कोई एक बैंक का नाम बताओ। यस बैंक। यस बैंक इंडियन बैंक नहीं है, शायद बाहरों का भी उसमें है। तो एटलीस्ट वो बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स में 50% इंडियन चाहिए, सो दैट इंडियन का इंटरेस्ट भी कंसीडर किया जाए। ठीक है, इंडियन का इंटरेस्ट भी तो कंसीडर किया जाए, वरना फिर 50% से ऊपर शेयर होगा। 50% से ऊपर अगर शेयर अगर फॉरेनर्स का जाएगा तो वो फिर टोटली ओन्ड या टोटली मतलब ओन्ड बाय द फॉरेनर्स होगा, ऐसा रूल है। ठीक है, नहीं भी पता है तो ये बोल रहा है कि कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए ओन बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया। बिल्कुल कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो पैसे लेके डूब गया भाग गया तो। एक ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को हम रिफर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? आंसर लॉजिकली टू होगा। फिर एक बैंकिंग का क्वेश्चन आएगा, हम इस क्वेश्चन को उस समय रिफर करेंगे। कॉमन सेंस है कि मिनिमम होना चाहिए ना। हम लोग पहले बैंक में भी अकाउंट खुलवाते थे तो 1000 रुपीज, 2000, 5000, HDFC ये सब ICICI में 5000, 10,000 मिनिमम बैलेंस। मेरा अकाउंट मेरा पैसा मुझसे ही करवाता था कि एटलीस्ट इतना होल्ड करना होगा, अगर इसके नीचे जाओगे तो फिर पेनल्टी लगेगा। कॉमन सेंस है। अभी शायद नहीं है, पहले बहुत था। 49 के बाद 50। With reference to corporate social responsibility CSR rules in India, consider the following statements. CSIR rules specify that expenditures that benefit the company directly or its employee will not be considered as CSIR activities. ठीक है, आगे बोल रहा है CSR rules do not specify minimum spending on CSR activities. मिनिमम यहाँ पे आया, मिनिमम यहाँ पे आया। ये बोल रहा है कि देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और ये बोल रहा है डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग, यानी वही स्टेटमेंट को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। CSR rules in CSR rules there is no minimum, there is no minimum spending criteria। सेम है, इस चीज को रिफ्रेश कर दिया गया है, सेम चीज को रिफ्रेश कर दिया गया और वही चीज को यहाँ से उठा के लाया है। तो यहाँ पे ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास हो तो यूपीएससी बस आपका कॉमन सेंस और लॉजिक देखना चाहता है। अगर थोड़ा सा हम नॉलेज अप्लाई करें, 2% ऑफ टोटल नेट प्रॉफिट, ये क्राइटेरिया है ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 सालों में जो नेट प्रॉफिट होता है उसका एवरेज 2% 3 इयर्स। ठीक है, उसका वो मिनिमम क्राइटेरिया है कि उतना आपको CSIR एक्टिविटीज पे स्पेंड करना होगा। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए ओनली। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझोगे तो इसको भी सही कर लोगे आप अच्छे से समझ कर, कुछ भी नहीं आता है तो। CSIR रूल स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर, जो कंपनी जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, that expenditure that benefits the company directly or its employees will not be considered as CSR activities। दिवाली आई और सबको कार सब एम्प्लॉय को कार गिफ्ट कर दी और वो अपने बैलेंस शीट में दिखाई कि हमने सब एम्प्लॉय को कार दे दिया, एम्प्लॉय भी खुश हो गया, बोनस भी मिल गया, सारा चीज काम भी डबल करेंगे। और कंपनी ने गवर्नमेंट को बैलेंस शीट पे दिखाई कि मैंने मेरा जो प्रॉफिट हुआ जो 2% मिनिमम स्पेंड करना है और द लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर्स नेट प्रॉफिट का मैंने वो खर्च कर दिया। तो ये वही बोल रहा है दैट विल नॉट बी कंसिडर, वो नहीं किया जाएगा, नहीं तो सारी कंपनी यही करने लगेगी, एम्प्लॉय भी खुश, काम भी डबल करने लगेंगे, कार गिफ्ट हुआ है।
सिंपल सा लॉजिक है, यही सब समझना है, क्वेश्चन थोड़ी है, ये लॉजिक है। 50, उसके बाद 51। तो 2 घंटे काम ज्यादा करेंगे कि नहीं, कोई मुझे कार गिफ्ट करेगा, तो समझ रहे हो तो। चलो 51। 51। इफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर टू डिफॉल्ट, मान लेते हैं ये बोल रहा है कि, मान लेते हैं इफ यूज हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डिफॉल्ट कर गई अपने डेट, ठीक है। होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, फिर इसको समझाते हैं अच्छे से, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। द यूएसए गवर्नमेंट डेब्ट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट्स बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, सिंपल सा है कि ये बोल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बॉन्ड, यानी गवर्नमेंट है, एक बॉन्ड करी, जिसको हम बोल देते हैं EQR बॉन्ड। अभी ट्रम्प है तो ट्रम्प बॉन्ड, ठीक है, समझने के लिए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ट्रम्प, ट्रम्प मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि उनके वो प्रतिनिधि है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब ट्रम्प, ट्रम्प मतलब ट्रम्प बॉन्ड, यानी सॉवरेन सॉवरेन बॉन्ड, यानी वहाँ का गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है। हम लोग बचपन में, याद करो, अभी तो ऐसा नहीं कल्चर है, बचपन में हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही खाता खुलवाना चाहते थे, सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो कहाँ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि वो सरकारी बैंक है, पैसा डूब भी जाएगा तो सरकार हमें लौटाएगा। प्राइवेट बैंक वाले झक मार के पीछे पीछे घूमते हैं, सर मेरे अकाउंट में अकाउंट खुलवा लीजिए, मेरे बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिए, इतना परसेंट इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा आपको, होम लोन मिलेगा, पर्सनल लोन मिलेगा। स्टेट बैंक वाले, मतलब प्राइवेट वाले, अभी भी झक मार के घूमते हैं। लेकिन आपने एसबीआई का कहीं पे काउंटर नहीं देखा होगा, ठीक है, बस क्रेडिट कार्ड का काउंटर मिलता है कहीं मेट्रो वेट्रो में, मुझे दिख जाता है, बाकी और भी ब्रांचेज ओपन, होम लोन ये सब का कहीं भी नहीं मिलता है। तो ये गवर्नमेंट ओन बैंक है, और यहाँ पे सॉवरेन इज द गारंटर, जो सुप्रीम सॉवरेन है वो गारंटर है। तो सुप्रीम जो गारंटर है वो सॉवरेन गारंटर है, अगर वो डिफॉल्ट भी कर जाता है तो हमारा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि फिर दूसरा गवर्नमेंट आएगा तो वो पॉपुलर पॉलिसी लेके आएगा कि हमें वोट दीजिए, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। तो ये बोल रहा है कि डिफॉल्ट ऑन इट्स डेप्ट, मान लेते हैं गवर्नमेंट ट्रम्प आया और ट्रम्प बॉन्ड रिलीज करा और डिफॉल्ट कर जाता, तो ये बोल रहा है होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, यानी ट्रम्प बॉन्ड नहीं, मतलब इसका नाम ट्रेजरी बॉन्ड हो गया, will not be able to exercise their claims to receive payments। तो ये स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे कोमा के बाद ये जो लगाया है, ये काफी गलत लगाया है, क्योंकि हम क्लेम कर सकते हैं। मान लेते हैं 1,000 रुपए का, 500, जब 1,000 रुपए का नोट बंद हुआ तो आरबीआई ने अनाउंस करा, तो 1,000 रुपया को जाके हमने बैंक में जमा करा, तो हमें 1,000 रुपए का वो 500 के फॉर्म में, 500 के डिनोमिनेशन में मेरे अकाउंट में आ गया। तो गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट इज द सोवरेन बैकर, वो मिल जाता है। तो ये स्टेटमेंट्स गलत है, ठीक है, लॉजिक सर ही है। इसमें सर ठीक है। इसमें बिल नॉट भी है। बिल क्या नॉट। चीज? हाँ, तो वो बिल सब मीनिंग नॉट अगर सर। समझ गया तो देखो, यहाँ पे नॉलेज अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आ गया, वो तो लास्ट में हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन कॉमन सेंस की ये समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट इज द सॉवरेन, और वही वही सारा चीज होता है। ठीक है, द यूएसए गवर्नमेंट डेब्ट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट। अब गवर्नमेंट है, जैसे मान लो हमें आईएमएफ से जो मिला है, तो आईएमएफ में हम लोगों ने कुछ कुछ पैसे रखा हुआ है, ठीक है, कहीं पे बैंक में रखते हैं, या बैंक ओपन करेंगे तो हम आरबीआई के पास पैसे पार्क करते हैं, सो दैट अगर हमारे पास, अगर जो कॉमन पीपल है आके सेविंग अकाउंट खोलते हैं या कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको पैसे नहीं दे पाए, तो हमने जो आरबीआई के पास अपने पैसे पार्क कर रखे हैं, तो उस पैसे को यूज करके, जैसे सीआरआर वगैरह हो गया, तो गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास पार्क रखा हुआ है, तो वो इमरजेंसी सिनारियो में, और आरबीआई को क्या बोलते हैं, सर बैंकर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। बोलिए। सर सर बट ये बॉन्ड है सर, इसमें अगर, क्योंकि वो गवर्नमेंट के फेथ पे होता है, इसलिए सर वो बैक्ड नहीं होता है किसी करेंसी से, तो स्टेटमेंट वन बस राइट बस, होगा मेरे ख्याल से। बैंकर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, और आप लोग नॉलेज दिखा रहे हो।
आरबीआई, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आरबीआई अब यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आरबीआई को क्या बोला जाता है? बैंकर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। सारे सारी कंडीशन फेल हो जाती हैं, आरबीआई विल कम टू रेस्क्यू। ठीक है, अभी एग्जांपल याद नहीं आ रहा, रिसेंट में बहुत सारा केसेस अभी वगैरह हुआ था, जो आरबीआई आके लास्ट रिजोर्ट, मतलब कोई कहीं से भी उम्मीद नहीं है, बैंक डिफॉल्ट करने वाला है, लाइन लगी हुई है बैंक के बाहर, और थाउजेंड्स में भीड़ लगी हुई है। बैंक मैनेजर फोन करेगा, मान लेते हैं कोई भी एक्स वाई जेड बैंक है आरबीआई को, कि मेरे को इतना कैश चाहिए, आरबीआई दूसरे बैंक को इंस्ट्रक्ट करेगी, वो कैश डिलीवर कर देगी, क्योंकि ट्रस्ट मेंटेन रहे। तो ये बोल रहा है कि यूएसए गवर्नमेंट डेप्ट इज नॉट backed by any hard asset but only by the faith of the governor, सॉरी गवर्नमेंट। ये सही है, तो गवर्नमेंट, यही तो मैं बता रहा हूँ कि बैंक अगर डिफॉल्ट करेगी तो उसको आरबीआई के पास पार करना पड़ता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो किसके पास पार करेगी? वो तो खुद में ही गारंटर है, सॉवरेन है, उसको हमने ही बनाया है सॉवरेन वोट करके। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन सर इज, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। मैं सर मैं घुमा के, फर्स्ट हम आपको स्टेटमेंट की बात कर रहा था सर मैं। वो हम घुमा के लिए जाना चाह बताना चाह रहे थे, यहाँ पे आरबीआई का भी कॉन्सेप्ट लेके आए कि कोई बैंक प्राइवेट एंटिटी रहेगा तो उसको आरबीआई के पास सीआरआर पार्क करना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीजें पार्क करनी पड़ती है फॉर द इमरजेंसी रिजर्व, इमरजेंसी को। लेकिन गवर्नमेंट की ही बात हो रही है जो कि सॉवरेन है, तो वो किसके पास पार्क करेगा? किसी के पास नहीं। ये स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, आंसर इज डी। कॉमन सेंस है और ज्यादा समझाना पड़ा हमें। ठीक है, 52 का सी, ये देखिए, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा लगा सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है, स्टेटमेंट वन में सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क, हमने बताया था ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में काफी अच्छे से। सिंडिकेट मतलब कुछ लोगों का ग्रुप और वो लोन दे रहा है, और हमने, मान लेते हैं मोहम्मद साहिल को 20 लाख रुपए का लोन दिया, मैं अकेले लोन दिया, और वो भाग गए। ठीक है, वो भाग गए तो हम, तो 20 लाख में से वो 5 लाख पे करे थे और 15 लाख का मुझे लॉस हुआ, लेकिन हम लोग 5 लोग मिल के, मोहम्मद साहिल, मान लो कोई फाउंडर है किसी कंपनी के, मतलब सीईओ है, और वो लोन लिए थे हमसे, 5 लोगों का 4-4 लाख रुपया इन्वेस्ट था। तो अब यहाँ पे लॉस क्या होगा? चारों पे डिवाइडेड हो जाएगा, तो कम लॉस हुआ। तो ये बोल रहा है कि सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क, रिस्क का जो स्प्रेड है, फैलाव है, उसको फैला देती है अगर ज्यादा लोग रहेंगे। इफ बोरोवर डिफॉल्ट्स अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स, अगर बोरोवर जो, मान लेते हैं एक्स वाई जेड कंपनी का सीईओ ने मुझसे लोन लिया और डिफॉल्ट कर गया, तो सब लोगों का घाटा होगा, एक लोगों का घाटा नहीं होगा। द सिंडिकेटेड लोन्स कैन बी फिक्स्ड अमाउंट या लमसम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट, अगेन यहाँ पे कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ पे अगेन कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, वेयर लेटर निगेट्स द फॉर्मर। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, नहीं भी समझ में आ रहा है, इसको सही करिएगा, इसको गलत करिएगा। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। 52 हो गया, उसके बाद 53 पे चलते हैं। मतलब थोड़ा सा भी अगर चिंतन मंथन करके पढ़ रहे हैं, ज्यादा अगर नॉलेज भी नहीं है, बेसिक चीजें पता है, तो आराम से ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिजिटल रूपी। अब 4 स्टेटमेंट है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे स्कैन करते हुए चलेंगे कि मिनिमम 2 तो गलत होगा, देख रहे हैं, 2 2 2 3 है। मिनिमम एक स्टेटमेंट गलत है इसमें से, और मैक्सिमम 2 गलत है। ये हमें क्वेश्चन सेटर ही बता रहा है, जैसे हमने यहाँ पे देखा और 4 स्टेटमेंट देखा। 4 स्टेटमेंट्स में से जनरली हमें मालूम है क्या होता है, 2 सही होता है। ठीक है, 2 सही होता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग करेंगे, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसको पढ़ के। अगर ये पेयर वाला होता तो हम जस्ट ये इसको ऑपरेशनलाइज कर देते हैं और आगे मूव कर जाते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं, लेकिन इतना ये तो पता चल गया कि मिनिमम एक स्टेटमेंट गलत है या 2 स्टेटमेंट। अब हम ये चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, तो हम सस्पेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो, एक्सट्रीम हो, स्पेसिफिक हो, एब्सर्ड हो, सस्पेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। It is a sovereign currency issued by the Reserve Bank of India in alignment with its monetary policy. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी लाई है, थोड़ा बहुत पता है मुझे इसके बारे में, आपको भी पता होगा। इट अपेयर्स एज ए लायबिलिटी टू आरबीआई बैलेंस शीट। ठीक है, कुछ भी आरबीआई ला के देगी मार्केट में, हम उसको लेंगे तो वो लायबिलिटी ही क्रिएट करेगी, क्योंकि दोबारा हम उसको लेके आरबीआई के पास जाएंगे तो आरबीआई हैज टू रिटर्न माई अमाउंट। तो वो लायबिलिटी होती है। जैसे मान लो आपने मुझसे कुछ लेके गए, तो वो आपको
वो मेरे ऊपर, मैंने आपको बेचा तो वो मेरे यहाँ पे लाइबिलिटी, आप फिर बोलोगे सर मैं मुझे नहीं लेना, मेरे पैसे रिटर्न कर दो। ठीक है। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। इन्फ्लेशन की थोड़ी सी बात आई है और ये काफी स्पेसिफिक सेंटेंस लग रहा है, थोड़ा सा इसको हम होल्ड पे रखेंगे। इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। यानी डिजिटल करेंसी को हम किसी भी कमर्शियल बैंक में ले जाके उसको हम जमा कर सकते हैं, या उसके बदले कैश ले सकते हैं, या कुछ और दूसरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि हम इसको स्टेटमेंट 3 को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन से मतलब इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आपने सुना होगा कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी वो बॉन्ड की कीमत उसी तरह बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है कि इन्फ्लेशन इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। मान लेते हैं आज हमने 5 लाख रुपए आरबीआई से लोन लिया डिजिटल करेंसी के रूप में, और इन्फ्लेशन मान लो 5 to 6% जा रही है। ठीक है। तो 5 लाख का लोन लिया, अब 10 साल के बाद मान लो ये 12 लाख हो गया। फिर उस समय जो 2024 में हमने 5 लाख लिया था, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आप लोग ये सब पढ़े होंगे। तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक बना दिया है चीजों को, और ये ही हमारा सस्पेक्ट मिल गया। अगर तीन हम नीचे आके देखते हैं, जहां जहां तीन होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे, और तीन एलिमिनेट कर देंगे, तो एक ही जगह एलिमिनेट हो पाया। ठीक है। और तीन स्टेटमेंट, अब ये देखेंगे कि हम एक ही स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पाए तो हम तीन स्टेटमेंट वाले को ही सिलेक्ट करेंगे, तो ऑलरेडी हम डी पे आंसर करेंगे, क्योंकि दो वाले के साथ हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि तीन स्टेटमेंट हमें दिख नहीं रहा है। अगर तीन स्टेटमेंट हमें यही दिख रहा है ना, तीन स्टेटमेंट यही दिख रहा है, और तीन को हमने एलिमिनेट करा तो यही एलिमिनेट हुआ है। तीन स्टेटमेंट मतलब तीन स्टेटमेंट ऑप्शन वाला, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, तो डी ही बच जाता है जो तीन स्टेटमेंट को अपने अंदर समाहित किए हुआ है। ऑटोमेटिकली हम इसी को टिक मार के आगे चलेंगे। ठीक है। 54 अगर यही डिस्कशन करने का मौका देते तो हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। चलिए आगे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया, गौतमा बुद्धा वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट। मुझे बिल्कुल पता नहीं है इस आंसर के बारे में, और सबसे पहले हमने ऑलरेडी एलिमिनेशन टेक्निक में बता रखा है, नन आए, नन ऑफ द अबव। सबसे पहले इसको एलिमिनेट करना है। तीन है तो दो करेक्ट होगा, वो नियम को लेके चलना है, इसको एलिमिनेट करना है। नहीं भी मालूम है तो बी को टिक करके आगे बढ़िए, अटेम्प्ट बढ़ाना है, पास होना है, नहीं तो फेल हो के आओगे घर। ठीक है। अगला है 55। 55 में क्या करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। 1 2 3 4, 2 आउट ऑफ 4। ये तो ऑलरेडी बोल ही रहा है, तो है तो चलो ठीक है। हमें लगा पेयर में, तो पेयर में रहता तो वही मैं ऑपरेशन करता, दो वाले को लेके चलता। ठीक है। तो ये खुद बोल रहा है कि दो है, थोड़ा सा रुको। ठीक है, तो हम रुकते हैं। सिंपल सा क्या करना है अब, सिंपल सा हम जब अब यहाँ पे क्या करना है कि दो गलत है दो सही है, इसमें से एक भी अगर पकड़ लोगे ना, जैसे मैं बताता हूँ मैं क्या पकड़ सकता हूँ और आप क्या पकड़ सकते हो, और दोनों कॉमन सेंस से पकड़ा जा सकता है। हम लोगों ने हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, वहां पे इनाम गांव के बारे में पढ़ा। इट इज द पोस्ट हड़प्पन साइट। यस सर। पोस्ट हड़प्पन साइट या हड़प्पन साइट भी कह सकते हैं। ठीक है। इनाम गांव महाराष्ट्र पुणे में है। ठीक है। ये महाराष्ट्र में है, चालकोथी केज है, ये सही हो गया। मनगढ़। ठीक है। ये कहाँ का नाम है, साउथ का नाम है, साउथ का स्टेट। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि दो और तीन के साथ इजीली जा सकते हैं, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि दो ही चॉइस ही हमारे पास, दो ही को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो छूट गया वो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब पीवाईक्यू डीप डाइव हम लोग कर रहे थे, तो वहां पे चंद्र केतुगर 2 बार 3 बार यूपीएससी ने इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रखा है। अगर पीवाईक्यू अच्छे से कर रहे होते तो आपको पता होता है कि ये उड़ीसा में नहीं है, या ट्रेडिंग पोर्ट टाउन नहीं है, तो आप क्या करते, वन को इलिमिनेट कर देते। जहां जहां वन था वन को इलिमिनेट कर देते। दोनों में तीन है, तीन को साथ में रखते हैं, दो चार में से देख लेते। दो ही के साथ आप जाते तो आंसर आप बी ही टिक करते किसी भी कंडीशन में। चलिए 55 के बाद कौन सा है, 57।
57 यहीं पे है। विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कौन लाया था? कॉर्नवालिस क्या लेके आया था बताइए। परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। लास्ट टाइम भी बहुत बार मैंने बोला है, अभी भी बोला, अभी भी बोल रहे हैं, जिसको थोड़ा सा भी ये 4 लाइन पढ़ के उसका मीनिंग समझ सकता है, और ये 4 लाइन पढ़ के उसका मीनिंग समझ सकता है, और बस पता है कि कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट लाया था, और एक दो बार मॉडर्न स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है, या थोड़ा बहुत उसको आइडिया है कि जब ब्रिटिश थी तो देश की हालात कैसे थे, कैसे वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता था। और कुछ भी यहाँ करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे है, इसका कुछ भी नहीं यूपीएससी ने पूछा। बोल रहा है कि अंडर द रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसको बहुत तरीके से बना मतलब सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ। अंडर द रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, यानी रैयतवाड़ी सेटलमेंट में Сосущие залупу и ебущиеся с ракотом пидоры, сиськи горы, не поднимай. बहुत सारा केसेस भी हो सकता है, जो हमारे एडवर्सरीज होते हैं वो भी ये सब कांड करते हैं। तो कल से हम लोग ना सी टॉपर्स ग्रुप में डालेंगे। चलिए, तो हमारे बहुत सारे एडवर्सरीज है, बहुत सारे वो ग्रुप में से भी निकाला है। चलो, तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। और हाँ, कल से ना सेशन मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि कल से सेशन ना लाइव नहीं लेंगे, इसको रिकॉर्ड करके डाल देंगे। इससे क्या हुआ कि मैं भी थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा थकन हो जाती है, और मैं सही से डिलीवर भी नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं थका हुआ हूँ, तो मैं अपना 100% भी आपको नहीं दे पा रहा हूँ। तो सेशन अगर हम सुबह मतलब मैंने ये सोचा कि रात में अगर हम जल्दी सो जाए, और सुबह ऑफिस से पहले 1 घंटे पहले, जो अभी 2 घंटे 3 घंटे भी चले जाते हैं, तो मॉर्निंग में 2 घंटे पहले उठ के उस समय फ्रेश माइंड। Мы пидоры, сосущие залупу и ебущиеся с ракотом пидоры, сиськи горы. कैसे किया जा सकता है ब्लॉक? कुछ बताओ, किसी को आइडिया? सर वो दूसरे दूसरे आईडी से आ रहे हैं 40%। सर नाम भी बहुत अजीब सा है, एंड्रयू है, कभी था भी नहीं ग्रुप में। अच्छा, Yes, sir. Prank or something. Yes, sir. तो मुझे तो थोड़ा सा डाउट है कि हमारे एडवर्सरीज भी बहुत हैं, बहुत लोगों को ग्रुप से भी निकाला है, बहुत सारा इशू वगैरह। तो मतलब इसको थोड़ा सा देखो, इसको पास की आईडी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। ठीक है, टेक्निकलिटीज आ जाएगी। फिर आप गेस्ट हाउस में जाओ, मतलब रेस्ट उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट हाउस में जाओगे, फिर वहां से हम आपको अप्रूव करेंगे। फिर उसके बाद आपको मैं मतलब ऑथेंटिकेट करूंगा, फिर उसके बाद आप जूम में आओगे, तो देर इज सेफ्टी मैकेनिज्म। लेकिन वो काफी मतलब लॉन्ग प्रोसीजर है, और हम लोग तो एंड के तरफ है। तो हम ये सोच रहे हैं कि कल से ना रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे, और आप उसको यूट्यूब पे अच्छे सर से कर। सर आप उनकी वजह से हमारा लॉस मत Мы пидоры, сосущие залупу и ебущиеся с ракотом пидоры, сиськи горы, не поднимают наши пенисы. कौन है रे? ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। लेट्स हेलो एंड इट। हेलो सर। मैं सर फिर से मैं फिर से लिंक डाल देता हूँ टॉपर्स सर मैं ग्रुप कुछ में। कहना चाह रहा हूँ सर। हाँ हाँ, बताइए। सर ये कोई एक ही बंदा है और ये परेशान कर रहा है और बार बार आईडी चेंज कर रहा है और इसे ग्रुप में से लिंक डिलीट करिए सर आप अपनी तरफ से। नहीं, वो डिलीट नहीं होगा कि 15 मिनट के बाद डिलीट नहीं होता है, वो उसके अच्छा अच्छा पास सर, सर। सेटिंग। अन्ना कुछ नेम चेंज कर दिया था उसने सर, अन्ना कुछ हाँ टाइप। और नो एक ही इशू, बंदा है ये जस्ट सेंडिंग इन द टॉपर्स ग्रुप, ओके। जी 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 सर ओके ओके।